आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि म्यूचुअल फंड अलग है, एसआईपी अलग है। सर अभी ये जो जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है, 4 स्लैब से 2 स्लैब हो गए, ये जो कंजम्पशन आजकल डोमेस्टिक ड्रिवन बनते जा रहा है अपना मार्केट, ऐसा आप समझते हैं? लोग आजकल ना गोल्ड और सिल्वर की तरफ बहुत जा रहे हैं। अभी जैसा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स का कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा? एआई टूल्स यूज़ करके फंड सिलेक्शन करते हैं। Hello everyone, my name is Dharmendra Pandey. Today we are doing podcast with Mr. Sumit Bhatnagar from LIC Mutual Fund. Welcome sir. Welcome to Big Wallet. थैंक यू पांडे जी, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर मीटिंग यू। Thank you sir. मेरा जर्नी का मैं बात करूं तो मेरा करीब अभी 24 साल का एक्सपीरियंस है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंदौर से हूं। स्टार्ट किया था मैंने मेरा करियर बैंकिंग इंडस्ट्री में, 2 साल करीब बैंक में था, कॉस्मॉस बैंक और आईडीबीआई बैंक में। फिर उसके बाद मैं सेबी में गया, वहाँ पर मैं करीब 4.5 साल था। उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया था। वापस आके मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन करी। इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड में मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया था। फिर वहीं पे मैं पूरा ग्रो करके हेड ऑफ इक्विटी बन गया था। फिर टिल 2021 मैं जो है इंडिया बुल्स से एसोसिएटेड रहा। उसके बाद आई हैव मूव टू LIC म्यूचुअल फंड एंड हैव बीन विथ LIC म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स। एंड यहाँ पर जो है मैं एक्विटी फंड मैनेजर का रोल में हूँ। एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, आर्बिट्राज, गोल्ड ETFs अक्रॉस गैम्यूट में फंड्स हैंडल कर रहा हूँ। एक्टिव फंड्स में अगर मैं बात करूं तो मैं जो है लार्ज कैप फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एक्विटी सेविंग्स फंड, इनमें खुद लीड फंड मैनेजर हूं। बाकी जो है 3-4 फंड और हैं जिनमें कि मैं जो है को फंड मैनेजर की तरह काम कर रहा हूं। सर वैसे आजकल आपके फंड्स काफ़ी परफॉर्मिंग हैं। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉस कैटेगरी जो आप फंड मैनेज कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। एज लॉन्ग एज माई इन्वेस्टर्स आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसमें जो है हमारा कोशिश हमेशा यही रहता है कि डिसेंट रिटर्न्स दें और कंसिस्टेंसी रखें परफॉर्मेंस में। अगर हम वो कर पाए तो हमने हमारा काम कर दिया। ठीक है सर, फिर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न उतने नहीं बने हैं जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जो है लास्ट 1 साल जो रहा है अपना बाज़ार में, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहा है। मगर अपने को इस तरह से भी इसमें देखना पड़ेगा कि अपने मार्केट का एक ये नेचुरल साइकिल होता है कि जो है 4 साल का अच्छा रिटर्न आया, उसके बाद एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आता है। और यही जो वो पीरियड है कंसोलिडेशन, जहाँ पे कि हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जहाँ पे कि जो है लोगों को यूज़ करना चाहिए पैसा डालने के लिए। जो भी जो उतार चढ़ाव भी जो बाज़ार में आया है, वो जो है सारा जो है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, चाइना की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ईरान इजराइल इशूज़ की वजह से, उनकी वजह से ही अपने बाज़ार में उतार चढ़ाव दिख रहा है अपने को ज़्यादा। जो यील्ड्स जो स्पाइक हो रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उनकी वजह से आया है। डोमेस्टिक तो हमारा जो है बिज़नेस अभी अच्छा ही चल रहा है और यहाँ से हमें लगता है कि बाज़ार और अच्छा होगा या इकॉनमी और अच्छा होगा। हमारा ये मानना है कि जो लास्ट 1 साल का जो मार्केट में या इकॉनमी में भी जो स्लो डाउन आया था थोड़ा, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। सरकार के भी जो एफर्ट्स जो जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन फोकस करने के लिए, लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज़ करी है, रेट कट्स करे हैं, इन सब का इम्पैक्ट अपने को ग्रेजुअली अपना इकॉनमी में दिखना चालू हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि यहाँ से जो है सेकंड हाफ अच्छा होना चाहिए और FY 27 और अच्छा होना चाहिए। और अर्निंग भी हमें लगता है कि अब जो है बॉटम आउट हो गई है, यहाँ से जो है अर्निंग में पिकअप आना चाहिए। रही बात बाज़ार के रिटर्न की, तो देखिए एक चीज़ अपने को समझना पड़ेगा कि जो है जो लास्ट 4 साल में अपन ने रिटर्न देखा था, उतना तो नहीं आएगा, मगर हाँ रिटर्न ठीक ठाक अच्छा रिटर्न बनना चाहिए यहाँ से भी इन्वेस्टर्स के लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो जो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली बाज़ार में लेने का, इन्वेस्ट करने का। अगर किसी का SIP चल रहा है तो उसको थोड़ा टॉप अप कर लेने का, क्योंकि ऐसे टाइम में गिरते बाज़ार में अगर आप नहीं लोगे तो कब लोगे? तो ये बहुत अच्छा टाइम है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने का। सही बात है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। वोलेटिलिटी आज के डेट में है, बट आगे आने वाले दिनों में अच्छे टाइम आएंगे। बिल्कुल। सर आजकल एक चैलेंजेस मार्केट में ये भी आ रहा है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि म्यूचुअल फंड अलग है, एसआईपी अलग है। बहुत बार हम बात करते हैं इन्वेस्टर से तो बोलते हैं कि मुझे एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड नहीं करना है। तो कैसे इसको मार्केट में टैकल किया जाए एज MFD? पांडे जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे आके लोग पूछते हैं कि SIP करना है। मतलब SIP करना है, ठीक है मैं आपको फंड बताता हूँ, नहीं हमें SIP करना है। तो मतलब उनको ये समझाना पड़ता है फिर कि जो है ये SIP एक ज़रिया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। राइट। म्यूचुअल फंड एक अलग प्रोडक्ट है और SIP इज़ अ व्हीकल टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है।
और उसमें एसआईपी आप चाहे जो हफ्ते भर में एक पैसा डालना हो या फोर्टनाइटली डालना हो या मंथली डालना हो, वो उस पैसे को डालने का जरिया होता है। ये जो है समझाना जरूरी है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, राइट। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है ना कि एसआईपी का इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो गया है ना कि अच्छा भी है वो मार्केटिंग होना इन्वेस्टर्स के लिए, मगर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने एक मिसकंसेप्शन जरूर कर दिया है। तो अब वही है कि हम लोगों को सबको यही बार बार ये समझाना पड़ेगा कि एसआईपी एक ज़रिया होता है। एसआईपी एक ज़रिया होता है इन्वेस्ट करने का, प्रोडक्ट नहीं है एसआईपी। सर हम लोग भी अभी यही कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना नॉलेज देते हैं लोगों को कि एसआईपी एक आपका प्रोसेस है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। देखते हैं कितने मतलब कब तक समझा सकते हैं इन्वेस्टर्स को। सर अभी ये जो जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है, 4 स्लैब से 2 स्लैब हो गए, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे? और आजकल ये चल रहा है कंजम्पशन थीम बहुत चलेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा एज ए फंड मैनेजर? देखिए, जीएसटी का जो कट हुआ है वो जो है बहुत अच्छा स्टेप है बाय गवर्नमेंट कि लोगों के हाथ में पैसा रहे। लास्ट 3-4 साल में अपन ने क्या देखा है ना कि जो इन्फ्लेशन था उसने काफ़ी सारा लोगों का परचेजिंग पावर कम कर दिया। तो ये जीएसटी का जो 18 से 5% हुआ है या 12 से 5% हुआ है, वो जो है काफ़ी लोगों के हाथ में पैसा छोड़ेगा। तो इससे जो है थोड़ा बहुत कंजम्पशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ सर जो चीज़ आप नॉर्मली कंज्यूम करते थे उसमें आपका 8 से 10% का बचत होगा, तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा। ओके। तो इन्वेस्ट जो आम आदमी है उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और स्टॉक मार्केट के लिए भी ये जो है फ़ायदेमंद है, बिकॉज इससे जो है कंपनियों को भी थोड़ा सा जो है अपना व्यापार बढ़ाने में, बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर कॉर्पोरेट्स ऑफ अ बिजनेस, और उसका अल्टीमेटली जो रब ऑफ इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे आता है, मे बी विद अ लैग। तो जीएसटी बहुत पॉजिटिव स्टेप है और उसके बहुत आगे बेनिफिट्स आएंगे अपने को। और रही बात कंजम्पशन की, तो देखिए कंजम्पशन में हो क्या रहा था ना कि लास्ट 2-3 साल से ये लैग कर रहा था कंजम्पशन। सबसे बड़ा कारण था इन्फ्लेशन जो आपका आ गया, फिर आपने जो है इंटरेस्ट रेट्स आपकी इकॉनमी में बहुत बढ़ गए थे, प्लस आपका लिक्विडिटी भी जो होता है वो भी जो है सकआउट हो गया था इकॉनमी से। तो ये 2-3-4 चीज़ें जो और आरबीआई ने भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था लेंडिंग पे, तो इनकी वजह से जो है ना कंजम्पशन में स्लो डाउन अपने को थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। अब बिकॉज ये जीएसटी कट आ गया है, सरकार ने इनकम टैक्स भी काट दिया है, फिर उसके अलावा जो है रेट कट भी हो गया है 100 बिप का, सीआरआर कट भी हो गया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी हो गया है, प्लस 27 और 28 में एक्सपेक्टेड है कि जो है पे कमीशन भी आ जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसमें जो है करीब लोगों के हाथ में करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपया आम आदमी के हाथ में आएगा, जो कि जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में यूज़ होगा। वाह। तो वही जो है, और वही जो है जीडीपी का भी अपना ग्रोथ का एक की ड्राइवर बन जाएगा। और इसकी वजह से जो है अगला 4-5 साल हमें ये लगता है कि कंजम्पशन अच्छा कर सकता है, या अभी जो कर रहा था उससे काफ़ी अपने को सुधार दिखेगा। एंड उसमें भी एक सब सेगमेंट है कंजम्पशन का, जैसे हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बोलते हैं, वो बहुत अच्छा करेगा। इसमें मुझे सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये जो कंजम्पशन आजकल डोमेस्टिक ड्रिवन बनते जा रहा है अपना मार्केट, ऐसा आप समझते हैं? क्योंकि सेंटीमेंट तो देख के ही लगता है कि आप देखिए एफपीआई पैसा निकाल रहा है, बट डीआईए एवरी डे आप डेटा उठा के देखें तो डीआईए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट बनते जा रहा है, इट इज़ हेल्दी फॉर द इकोनॉमी? जहाँ तक जो है एफआईआई का पैसा निकालने का कंसर्न है, उसको जो है ये इंडिया फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, ग्लोबल प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट की वजह से, और भी दूसरे जो है रिलेटिवली जो है कोई उनको दूसरी इकॉनमी अच्छी लग रही होगी, इन फैक्टर्स की वजह से पैसा निकालता है। और रही बात इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पैसा डालने की, तो इसका जो है क्रेडिट एक्चुअली मैं आप जैसे लोगों को देता हूँ, जिन्होंने कि जो है इन्वेस्टर्स को जो है एजुकेट करके, क्रेडिट करके, मेंटली प्रिपेयर करके म्यूचुअल फंड्स में लेके आए हैं बैंक एफडीज से, और उनका ये एसआईपी है जो कि जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव कर रहा है। जो एसआईपी बुक 2005 में शायद 1000 करोड़ की थी, आज आप लोगों की मेहनत की वजह से ही जो है 26,000 करोड़ है। तो वही जो है ड्राइव कर रहा है आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फॉरेन कैपिटल इज़ नीडेड, ऐसा नहीं है कि हमें विदेशी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट डोमेस्टिक जो कैपिटल पूल अवेलेबल है वो क्या मार्केट का वॉलेटिलिटी को कम कर दे रहा है। और फिर अल्टीमेटली इंडिया के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद एफआईआई को तो वापस अपने मार्केट में पैसा डालने आना ही है, तो उसका अपने को और बेनिफिट मिलेगा आगे जाके।
सर इससे एक और क्वेश्चन आता है, देखिए एक साल में जो मार्केट वोलेटिलिटी रही है, बट लोग आजकल ना गोल्ड और सिल्वर की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी स्कोप है? क्योंकि आप मल्टी एसेट फंड भी संभालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी कैसा मार्केट को, सेंटीमेंट को देख के लग रहा है? मेरा ये मानना है कि जिस तरह का ग्लोबल एनवायरनमेंट है अभी, कि जो यूएस में जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, डेट के, जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है, उनका जो फिस्कल डेफिसिट का इशू चल रहा है, वो सारा इश्यूज जो हैं उसकी वजह से जो है हमें ये लगता है कि यूएस का इकोनॉमी में वीकनेस आएगा और डॉलर में भी वीकनेस आएगा। प्लस जो ग्लोबली डॉलर के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट बना है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब आपने रशिया के असेट्स फ्रीज कर दिए थे, तो सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं गोल्ड का हर साल वर्चुअली बाइंग कर रहे हैं। राइट। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से भी जो है गोल्ड में पॉजिटिविटी रहना चाहिए, सिल्वर में भी डेफिनेटली पॉजिटिविटी रहना चाहिए। मगर सिल्वर का क्या है साहब कि सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो उसका इंडस्ट्रियल मेटल का डायरेक्ट कोरिलेशन जो है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ से होता है। अगर हमें ये लगता है कि ग्लोबल इकॉनमी स्लो डाउन होगा तो जो है सिल्वर अंडर परफॉर्म कर सकता है, वाइल गोल्ड कैन कंटिन्यू टू रीजनेबली वेल। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो है गोल्ड और सिल्वर को जो है लोगों को जो है ना एज अ वॉलेटिलिटी हेज देखना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट इट एज अ टारगेट कि उसका जो है $5,000 का टारगेट या $6,000 का टारगेट, उसको अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में वॉलेटिलिटी हेज की तरह देखना चाहिए कि इसकी वजह से जो है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स का जो में एक स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि इन असेट क्लासेस का रिटर्न जो है दूसरी असेट क्लासेस इक्विटी और डेट से नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। इसका मतलब सर ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की सोच भी रहा है, तो ही कैन डाइवर्सिफाई इन ऑल डिफरेंट एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्टिकुलर होल्डिंग्स, कि आज के डेट में कितनी उनकी क्या है अब होल्डिंग्स। हमारे यहाँ घरों में जो है ना ऑलरेडी सोना तो होता ही है। एज पर सम एस्टिमेट्स इंडिया में ऑलरेडी जो है अभी करीब $400 बिलियन का गोल्ड है। वाओ। तो अगर गोल्ड और ऊपर जाता है तो उसका वेल्थ इफेक्ट आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर हमें जो है गोल्ड को जो है एज एन पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो देखना चाहिए अपने। तो उसमें जो मैफ जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं, दे आर अ वेरी गुड व्हीकल फॉर एन इन्वेस्टर टू टेक एक्सपोजर टू गोल्ड और टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस। अगर किसी को प्योर गोल्ड खुद ही इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड एफओएफ्स, इवन सिल्वर का भी सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर एफओएफ अवेलेबल है मार्केट में। मगर इसमें फिर क्या, आप खुद अपना गोल्ड पे कॉल लेते हो। अगर आप मैफ या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आते हो तो गोल्ड कितना रखना है, सिल्वर कितना रखना है, वो आप एक एक्सपर्ट पे छोड़ सकते हो। एक फंड मैनेजर आपके लिए कॉल ले सकता है कि भाई गोल्ड मुझे आज Right. 10% रखना है कि 15% रखना है, कब मुनाफा बुक करना है, वो आप उस पर छोड़ सकते हो। इसका मतलब सर ये है कि अभी भी स्कोप मल्टी एसेट फंड में जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो कॉल आप लोगों ने लिया है अभी भी अवेलेबल है, लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड एंड सिल्वर अभी कुछ दिनों तक और चलता रहेगा, ये जो रैली चल रही है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मल्टी एसेट एलोकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड या सिल्वर का प्राइस कहाँ ऊपर जाए या नीचे जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है ना वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए किसी भी टाइम पे कैन बी अ कोर होल्डिंग। जो हम पहले जो लार्ज एंड मिड को या लार्ज कैप फंड्स को अपना जो कोर होल्डिंग बताते थे, आज की डेट में ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, बिकॉज इसका मैंडेट जो है ये है कि आप इक्विटी लाइक रिटर्न्स दो विद सिग्निफिकेंटली लोअर वॉलेटिलिटी, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मैप में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो गोल्ड में तेज़ी है या सिल्वर में तेज़ी है। आपको इस तरह से सोचना है कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि इक्विटी से थोड़ा सा कम रिटर्न देगा, मगर मुझे चैन की नींद देगा कि भाई इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो जो है कम है, इक्विटी के उतार चढ़ाव जो आता है उसके मुकाबले। इसका मतलब ये है कि अभी भी मल्टी एसेट फंड में स्कोप है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जो है ये एवरग्रीन फंड है। सर गोल्ड एंड सिल्वर की तो बात हो गई, अभी जैसा फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स का कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा? त्योहार आ रहा है, जीएसटी कट हुआ है, गवर्नमेंट ने इतना सारा जो है स्टेप्स लिया है, तो थोड़ा बहुत स्पेंडिंग, थोड़ा बहुत खुशी बांटना तो बनता है। मगर इन्वेस्टर्स को एक चीज़ समझना चाहिए, या किसी भी आदमी को, कि जितना उसकी पॉकेट परमिट करे उतना ही स्पेंडिंग करे या उससे थोड़ा सा कम करे। थोड़ा सा पैसा अपना इन्वेस्टिंग में भी रखे, ओवर स्पेंडिंग कभी नहीं करना चाहिए, और लेवरेज तो कभी नहीं लेना चाहिए कि आपका जितना कैपेसिटी है आप करो, बट ओवर कैपेसिटीज जाके नहीं खर्चा करना चाहिए। और हमेशा एक पोर्शन जो है थोड़ा सा सेविंग के लिए भी बढ़ाना चाहिए। जो आपका जो
जीएसटी कट की वजह से जो सेविंग हो रहा है उसका थोड़ा सा पोर्शन आप जो है आपका सेविंग में भी डालो। आप अपना जो है कोई एसआईपी चल रहा है तो उसको थोड़ा सा आप टॉप अप कर लो, थोड़ा सा आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो, थोड़ा सा और कुछ नहीं तो जो है कहीं गोल्ड खरीद लो। कुछ ना कुछ जो है अपना स्पेंडिंग एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इंजॉय करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय मत करिए, थोड़े पैसे बचाइए इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। सर आजकल ये जो मार्केट में बहुत सारे फिनटेक कंपनियां आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल देखता हूँ एआई टूल्स यूज़ करके फंड सिलेक्शन करते हैं, तो आपको लगता है कि ये आइडिया ठीक है? एआई एज अ कंसेप्ट जो है रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है, मगर आपको इसको जो है एक एज अ टूल देखना पड़ेगा। मतलब इट्स अ फैसिलिटेटर टू जजमेंट। उसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका खुद का फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, आपको फंड्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फ़ंड क्या कर रहा है, प्लस आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए खुद के फाइनेंशियल गोल्स की। और आप जो है और आपका खुद का फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है उसके ऊपर भी क्लैरिटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो एआई आपके लिए नहीं है। इट इज़ लाइक कि आप जो है दवा भी अगर आप लेते हो तो डॉक्टर से पूछ के ही लेते हो ना। तो इट इज़ लाइक दैट कि आपको अगर फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप खुद इक्विप्ड नहीं हो तो डोंट रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर टूल विच यू डोंट अंडरस्टैंड। पहले आप उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, नहीं तो आपके पास बढ़िया बढ़िया एडवाइज़र्स अवेलेबल हैं जो कि आपको जो है गाइड करेंगे इसमें अपना फाइनेंशियल जर्नी में। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपने खुद के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया, अपना उठाया, 6 महीने बाद जो है रिडीम कर दिया, पता चला कि जो है मार्केट जो है बहुत आगे भाग गया। इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सेल्फ गोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक इमोशन का एंगल आ जाता है। जबकि अगर आप एक एडवाइज़र के थ्रू अगर आप करेंगे तो वो आपको हैंड होल्ड कर सकता है, बेटर गाइड कर सकता है। उसने क्या है मार्केट की साइकिल्स देखी होती हैं, उसको ये समझ में आता है कि भाई ठीक है अभी जो है मार्केट 10-15% नीचे गया है, जो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15 का जो 25 हो जाएगा, जो कि जो बाकी लोग मीडिया में हाइप बना देते हैं। उसको ये दिखता है कि भाई 15% गया, ये मेरे इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा डलवाने का, राइट। कि आगे जाके पैसा डालो। वो इमोशंस को आपके कंट्रोल करता है। आपका जो असेट एलोकेशन होता है वो गोल बेस्ड कर देता है कि जो है ऐसा नहीं कि जो है आपका जो है आपका वो रिस्क का असेसमेंट करता है कि आपका रिस्क का कैपेबिलिटी कितना है। पता चला कि आपका रिस्क का असेसमेंट है नहीं और आप जो है बहुत अग्रेसिव फंड लेके बैठ गए और आपका उल्टा नुकसान हो गया। राइट सर, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है। आजकल लोग क्या करना कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लॉन्ग टर्म सोच करके, बट अगर आप देखेंगे तो जब पहले डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट तो बोलते हैं 5 साल 10 साल करना है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने 1 साल अगर रिटर्न नहीं बना तो इन्वेस्टर्स उसको रिडिम्पशन के लिए पूछने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म जजमेंट है म्यूचुअल फंड में इतना जल्दी जल्दी करना चाहिए, या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करके कहीं स्कीम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देख के करना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि 1 साल में अगर किसी आप फंड को जज करोगे, या आप अगर अपना भले ही फंड अच्छा कर रहा है और कैटेगरी ने रिटर्न नहीं दिया और आप रिडीम कर रहे हो, ये तो जना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। आपको मिनिमम कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जब बात करते हो कि आप 5 साल के ऊपर का इन्वेस्टमेंट करोगे, 3 साल तो दो उस कैटेगरी को वर्क करने के लिए या उस स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए। अगर वो 3 साल नहीं वर्क करती है तो देन इवेल्युएट इट। अब 1 साल में कि जो है एक्स कैटेगरी ने जो है अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो आप बी में चले गए क्योंकि उसका जो है लास्ट 1 साल का रिटर्न अच्छा था। होता क्या है ना कि मार्केट में एक साइकिल रहता है सेक्टर बेस्ड, क्योंकि आपने कोई थीमेटिक ले लिया, वो 4 साल से चल रहा था, आपने ले लिया, वो थीमेटिक उस साल नहीं चला, उस साल दूसरा थीमेटिक चल गया। कभी कभी सर ऐसा भी होता है, इस पर्टिकुलर थीम से निकले दूसरे थीम में गए, वहां रिटर्न उनको नुकसान हो गया और वहां रिटर्न बन गया। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। क्या होता है कि मार्केट का साइकिल है कि जो है जहां आप मोमेंटम चेस करने जाते हो ना, अगर आपका टाइमिंग जो है गलत हो गया तो आपको जो है पिटाई होगी। और फैक्ट ये है कि टाइम करना मार्केट को इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। वो जो एक क्लिशेड स्टेटमेंट है, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट, बट एक्चुअली इट्स अ सत्य वचन। अपना जो सूक्ति जिसे बोलते हैं ना, हाँ। इट इज़ दैट सत्य वचन कि जो है आप अगर आपका पैसा तब बनेगा जब आप 5 साल 7 साल 10 साल बनाओगे, 10 साल इन्वेस्टेड रहोगे। अगर आप इधर से उधर कूदते रहोगे ना तो बेसिकली आपका पैसा कुछ नहीं बनेगा, मूल का मूल बचेगा नहीं बचेगा वो भी पता नहीं होता है। इसका मतलब सर ये है कि एआई एज ए टूल आप यूज करिए, बट आप एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि आपको रिटर्न्स कहाँ बन सकता है और आपके गोल क्या है। सर ये जो मार्केट में नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला चीज़ तो जो है इन्वेस्ट मार्केट में आने से पहले
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, वो उनको डेवलप करना चाहिए। आज इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, उसको पढ़ें, देखें, समझें, जो भी आप करना चाहते हैं, और एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में किस प्रोडक्ट का क्या पर्पस है, किस क्या रिस्क प्रोफाइल है, वो आप एक पहले समझें, और अपना जो है फाइनेंशियल पोजीशन को भी एनालाइज करें, और उसी के बाद जो है आप फिर जो है इन्वेस्ट करें। तभी जो है एक आपका मीनिंगफुल फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया काम यही है कि एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में, आगे आपका जो है कंटिन्यू करना है नहीं करना है आपका कॉल है, बट एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में आप जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की हेल्प लें, जो कि आपको जो है पूरा एजुकेट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्यों प्रोडक्ट है, और आपका एक पूरा फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। कि पता चला कि आपके पास जो है हिडन असेट्स जो हैं काफ़ी, जो आपको पता भी नहीं है कि जो है वेल्थ कितना है, और उसके हिसाब से आप कम रिस्क लेके बैठे हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो प्रोडक्ट्स में, या आपका रिस्क एपिटाइट है ही नहीं और आप जो है चले हो बहुत अग्रेसिव फंड्स लेने के लिए, तो वो आपको एक गाइड कर सकते हैं आपका रिस्क एपिटाइट के बारे में। प्लस वो आपका जो है गोल समझेंगे कि आपके बच्चे का एजुकेशन है, या आपका जो है बेटे बेटी का शादी है, या खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से वो लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि जो है कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है। इसलिए एटलीस्ट जो है अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, पढ़ो खुद, बेस्ट है वो। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो जो है एडवाइज़र की हेल्प लेना चाहिए बिल्कुल। सर इसमें फिर एमएफडीज का रोल आपके हिसाब से क्या लगता है होना चाहिए? एमएफडीज़ को जो है ना, इन्वेस्टर्स को सिर्फ एडवाइस ही नहीं देना चाहिए बट एजुकेट भी करना चाहिए। चीज़ों को उनको जो है बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाना चाहिए। फाइनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि जार्गन्स जो होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, जो कि लोगों को समझ नहीं आती हैं। तो सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझाएं और लोगों को एनकरेज करें। सामने जो प्रोडक्ट ने जो रिटर्न्स दिए हैं हिस्टोरिकल, वो दिखाएं कि जो है विज़ावी अदर एसेट क्लासेस कि भाई इक्विटी क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्या रिस्क है, ड्रॉडाउन्स के बारे में बताइए, रिस्क एजुकेट करिए, एंड उनको जो है उन्हीं का जो है डिटेल्ड असेसमेंट भी करके दीजिए कि जो है लोगों की जो है उनका जो है अपनी खुद का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में उनकी खुद की भ्रांतियाँ ख़त्म हो और वो एक करेक्ट डिसीजन ले पाएँ। तो एजुकेट देम, दैट इज़ अ क्रिटिकल थिंग। और एजुकेटेड इन्वेस्टर जो है ना, वो ऑलवेज जो है आप लोगों के साथ भी जो है स्टिकी रहेगा। वो ही विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू कि जो है आपने उसको इतना जो है हैंड होल्ड किया इनिशियल स्टेजेस में, तो आपके साथ भी वो लॉन्ग टर्म को रहेगा। सर इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉमन क्वेरी है, एनएफओ में पैसा डालना चाहिए या एग्जिस्टिंग फंड में पैसा डालना चाहिए? ये जो है डिबेट काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसमें जो ना इन्वेस्टर्स को एक चीज़ समझना चाहिए कि जो भी फंड हाउस नया एनएफओ लेके आता है, उसमें वो कोशिश यही करता है कि कुछ वो नया लेके आए, कुछ वो इनोवेटिव लेके आए। वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट थीम कुछ नया लेके आ रहा है, इनोवेटिव थीम कुछ लेके आ रहा है, या कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नया लेके आ रहा है जो कि जो है इन्वेस्टर को हेल्प करेगा, या फिर जो है उसमें ही कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ चेंज कर रहा है जिससे कि इन्वेस्टर का जो है बेनिफिट होगा। इन्वेस्टर को एनएफए को एनालाइज करते समय उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि एक तो उसके एसेट एलोकेशन में कैसे बैठ रहा है वो, और दूसरा जो है उसको आपको एनालाइज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो है पर्टिकुलर थीम्स पे बेस्ड है और या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे बेस्ड है, और एक ये नया कोई स्ट्रैटेजी आया है जो कि आपके पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी कम करने में हेल्प करता है, तो यू शुड इवैल्यूएट दैट। अब ऐसा नहीं है कि जो है ये जो डिबेट है कि एग्जिस्टिंग स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, फाइन, मगर अपने को जो है नई जो एनएफओज भी आ रहे हैं उनको एक डिस्पैशनेट व्यू देना चाहिए कि इसमें नया क्या है, ये मेरे लिए कैसे वैल्यू ऐड करेगा, उस हिसाब से जो है उसको एनालाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आज के पॉडकास्ट से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वोलेटिलिटी मार्केट में पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, आने वाले दिनों में भी आएगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, रिटर्न्स बनेंगे आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो गवर्नमेंट ने अपने को जीएसटी रिडक्शन दिया है, उसका कंजम्पशन बेस्ड काफ़ी चलने वाला है आने वाले दिनों में। तो किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें दिमाग में रख करके देन आप इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग ऑल द इंसाइट अबाउट मार्केट एंड कैसे लोगों को, इन्वेस्टर्स को टैकल करना चाहिए या कैसे उनको नॉलेज दे करके उनकी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ानी चाहिए।
थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर फ्यूचर में भी आप हमारे साथ ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे ताकि इन्वेस्टर को भी नॉलेज मिले और हम लोगों को भी आपके एक इंसाइट्स मिले। थैंक यू पांडे जी फॉर हैविंग मी ओवर। आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो एकदम रेलिवेंट थे, जैसे ज्वलंत इशू जैसे हम बोलते हैं, बर्निंग इश्यूज थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड होपफुली मेरे जवाबों से इन्वेस्टर्स को कुछ इसका फ़ायदा हुआ होगा और कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। एंड डेफिनेटली आप बताएं, डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू ऑन दीज पॉडकास्ट अगेन।